हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर और आज हम यहां पर बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी आज हम यहां पर आपको दूर करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक भी डिस्कस करेंगे जो होगा एक्टिविटी सीरीज, जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं टाइम खराब ना करते हुए। सबसे पहले बात करते हैं किस किस तरह की हमें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को इस वाले लेक्चर में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको आप सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से भी जानते हो। सेकेंड रिएक्शन होगी डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड जो हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे उसका नाम होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी बेटा जो रिएक्शन होगी उसका नाम होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिफ्थ जो रिएक्शन होगी उसका नाम होगा रेडॉक्स रिएक्शन। इन पांचों को हम काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और आपको एक बूस्ट देने वाले हैं ताकि ये चैप्टर आपका बहुत कॉन्फिडेंस के साथ क्या हो जाए, कवर अप हो जाए। आइए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट रिएक्शन के बारे में, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं और एक सिंगल कंपाउंड को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है, यहां पर एक एग्जांपल भी हम लेंगे, उसके थ्रू आपको बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को समझ में आ जाएगा। देखिए, इट इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस। ठीक है, एक ही सब्सटेंस आपका बनना चाहिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। इस चीज को हम आपको फील भी करवा देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर दो सब्सटेंस ले रहा हूं ए और बी, अगर मैं इन दोनों की रिएक्शन करा रहा हूं तो एक कंपाउंड मेरा फॉर्म हो रहा है, वो कौन सा है, ए बी। इस तरफ आपको फोकस करना है। अगर आपको इस तरफ एक ही कंपाउंड दिख रहा है तो नो डाउट वो रिएक्शन आपकी क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा सिंगल सब्सटेंस फॉर्म होता है। कहां पर, प्रोडक्ट साइड में। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए जरा, एग्जांपल में ध्यान से देखिए, इसको मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। देखिए ध्यान से, चलिए यहां पर बात करते हैं कि क्विकलाइम अगर रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। देखो बेटा, क्विकलाइम होता क्या है यहां पर बताते हैं। क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है CaO। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे वाटर के साथ, यानी कि H2O के साथ अगर हम वाटर करा रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, CaOH का होल ट्वाइस आपको मिल रहा है। इस CaOH के होल ट्वाइस को आप क्या कहते हो, इसको कहते हो स्लेग्ड लाइम। क्या कहते हैं इसको आप, स्लेग्ड लाइम। ठीक है, अगर इस स्लेग्ड लाइम की रिएक्शन अगर आप एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा देते हो, कराने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ोगे थोड़ी, वो तो अपने आप ही रिएक्शन कर जाएगा। तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। यहां देखिए, इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है। इस रिएक्शन के थ्रू तो हमने क्या बनाया, स्लेग्ड लाइम को बनाया, और स्लेग्ड लाइम की रिएक्शन जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और यहां पर वाटर फॉर्म हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा याद कराता हूं। पुराने जमाने में क्या होता था कि जब घर होते थे तो वहां पर चूना लाया जाता था, उस चूने को कहा जाता था क्विकलाइम। ठीक है, उस चूनों को बड़े बड़े जो पॉट्स होते थे, मटकी होती थी, उसके अंदर डाल दिया जाता था और उसके अंदर पानी भर दिया जाता था। जब उसके अंदर पानी भर दिया जाता था तो वो जो क्विकलाइम होता था वो पानी के साथ रिएक्ट करता था और बबल्स फॉर्म वहां से होती थी, और वो बबल्स होती थी कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की वो बबल्स होती थी, गैस रिलीज होती थी कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कंपाउंड बना उसको आप कहते थे स्लेग्ड लाइम। उस कंपाउंड को छान लिया जाता था और छानने के बाद घरों में उससे पुताई की जाती थी। पुताई करने के बाद आपको ऐसा फील होता था कि यार हमने क्यों करी पुताई, बड़ा घर गंदा हो गया। ठीक है, मगर एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंटेड जो ऑक्सीजन थी, वो जो स्लेग्ड लाइम था, वो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंटेड ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है और एक सरफेस बन जाता है बिल्कुल व्हाइट कलर का, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आ गई बात। इसका दूसरा एग्जांपल देखिए कि इफ वी आर टेकिंग NO,
NO की रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन के साथ करा देता हूं तो क्या बन जाएगा बेटा, हमारे पास NO2 फॉर्म हो जाएगा। यहां पर भी ध्यान से फोकस करो, यहां पर भाई ये तो इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, वाटर। यहां पर कंपाउंड सिर्फ क्या बन रहा है, आपको एक ही कंपाउंड आपका तैयार हो रहा है। यहां पर भी NO2 एक ही कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। और यहां पर देखिए Fe की रिएक्शन जब मैं Cl2 के साथ कराता हूं तो FeCl3 आपका बन जाता है। ये भी आपका क्या है, एक ही कंपाउंड है। इसीलिए आप कह रहे हो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। होप सो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से भी आप जानते हो, मगर सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन कब कहेंगे? बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन तब कहेंगे जब ओनली एलिमेंट्स कंबाइंड विथ अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। जब दो एलिमेंट अगर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो उस रिएक्शन को आप सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से जानोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोडियम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराता हूं, दीज आर एलिमेंट्स। क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में एलिमेंटल स्टेट में पाया जाता है, इट इज अ गैस। सोडियम जो होता है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है, ये एलिमेंटल स्टेट में है, एलिमेंट है दोनों। इनकी रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिल रहा है, आपको NaCl मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको? NaCl मिल रहा है, जो कि एक क्या है बेटा, कंपाउंड है। यस और नो? ये आपको एक सिंगल कंपाउंड मिल रहा है। मतलब ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मगर कॉम्बिनेशन में भी किस तरह की रिएक्शन है, सिंथेसिस रिएक्शन है। एक नोट, बहुत प्यारा नोट लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, जितनी भी सिंथेसिस रिएक्शंस होती है वो सारी की सारी क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। मगर बेटा सारी की सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है वो सिंथेसिस रिएक्शन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन कराई जाती है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, दो कंपाउंड भी रिएक्ट कर सकते हैं और दो एलिमेंट भी क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सर दो एलिमेंट अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा बेटा, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो होगी मगर वो सिंथेसिस टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। अगर दो कंपाउंड अगर रिएक्ट कर रहे हैं या फिर अगर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड बेटा अगर रिएक्ट करता है तो उसको आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानोगे। होप सो क्लियर होगा आपका। चलो आइए नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन का नाम से पता चल रहा है कि डीकंपोज होना, यानी एक आपके पास सब्सटेंस होगा और वो सब्सटेंस ही क्या हो जाएगा बेटा, डीकंपोज हो जाएगा, टूट जाएगा। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में वो टूट जाएगा तो उस रिएक्शन को आप क्या कह दोगे, उस रिएक्शन को आप डीकंपोजिशन रिएक्शन कह दोगे। आइए डेफिनेशन की तरफ फोकस करते हैं। Those chemical reactions in which a single compound breaks down to produce two or more simpler substance are known as decomposition reaction। देखिए हमने क्या करा था बेटा, हमने कैल्शियम क्विकलाइम की रिएक्शन अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है बेटा, CaCO3 बनता है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट देता हूं, इसको डिकंपोज करता हूं, तो मुझे यहां पर दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। एक तो मेरे पास क्विकलाइम फॉर्म हो रहा है और दूसरा मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि रिएक्टेंट साइड आपके पास क्या है, एक सब्सटेंस है, और प्रोडक्ट साइड आपके पास क्या है, दो सब्सटेंस जो नए नए बने हैं। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस अगर दो सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है तो उस रिएक्शन को आप क्या कह देते हो, उस रिएक्शन को आप डीकंपोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हो। डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, दो सब्सटेंस मिलके एक प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे थे। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक जो सब्सटेंस है वो क्या कर रहा है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड को फॉर्म कर रहा है। किस साइड, प्रोडक्ट साइड। इसलिए हमने बोला है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन इज द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। इसको वीडियो को स्किप मत करना, इसको जरूर देखना बेटा। देखो टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन में, डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस डीकंपोज हो रहा है
और दो या दो से ज्यादा नए सब्सटेंस को क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। इसको हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कह रहे हैं। मगर ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है ये तीन तरीके से हो सकती है। क्या हो सकती है? तीन तरीके से रिएक्शन हो सकती है। या तो मैं क्या करूं, लाइट प्रोवाइड कर दूं, या फिर मैं हीट प्रोवाइड कर दूं, या फिर मैं क्या करूं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दूं। इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसी के बारे में हमें डिटेल में डिस्कशन करना है। देखिए, सबसे पहली बात है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है थर्मल, यानी कि यहां पर हीट की बात आने वाली है। यानी ऐसी डीकंपोजिशन रिएक्शन जो हीट की प्रेजेंस में डीकंपोज हो जाए, उस रिएक्शन को आप थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हो। देखो, हमने यहां पर येलो कलर से हीट एनर्जी को फोकस भी किया हुआ है। आपको इसी के ऊपर क्या करना है, कंसंट्रेट करना है। आगे देखो, डीकंपोजिशन रिएक्शन ऑफ फेरस सल्फेट। ये कुछ एग्जाम्पल है जो कई कई बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुए हैं। देखो, यहां पर फेरस सल्फेट है। अगर फेरस सल्फेट को अगर आप हीट दे दोगे ना प्यारे बच्चों, इसको देखो, यहां से हम ऐसा कर देते हैं, ध्यान से देखो जरा। इसी को अगर आपने यहां पर हीट दे दी बेटा, तो क्या होगा, Fe2O3 बनेगा। और पूछा जाता है कि कौन कौन सी दो गैसेस बनेगी, तो यहां पर एक तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी और एक क्या बनेगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगी। दोबारा बता रहा हूं, FeSO4 को अगर आप हीट दे दोगे तो Fe2O3 बनेगा, इसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी और इसके साथ साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगी। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर मैं लेड नाइट्रेट का अगर मैं डीकंपोजिशन करता हूं, तो यहां पर भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको किस चीज का यूज करना पड़ेगा, हीट का यूज करना पड़ेगा। तो सर बनेगा क्या, बनेगा बेटा लेड मोनोऑक्साइड बनेगा, और इसके साथ साथ NO2 गैस और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। तो यहां से इंपॉर्टेंट जो फोकस करने वाली बात है वो ये है कि अगर मैं फेरस सल्फेट ले रहा हूं तो SO2 और SO3 गैस जो है वो रिलीज हो रही है। और अगर मैं PbNO3 का होल ट्वाइस, जिसको लेड नाइट्रेट बोलते हैं, अगर मैं ये ले रहा हूं, इसका डीकंपोजिशन करा रहा हूं, कौन सा डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन अगर मैं करा रहा हूं, तो NO2 गैस यहां से क्या होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं सेकंड टाइप की डीकंपोजिशन रिएक्शन की। पहला थर्मल था बेटा, दूसरा देखो इलेक्ट्रोलाइटिक या इसको इलेक्ट्रोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आओ इसका मतलब क्या है समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। नाम से पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी की हमें बात करनी है। किसकी बात करनी है बेटा, हमें इलेक्ट्रिसिटी की बात करनी है, यानी इलेक्ट्रिसिटी हमें फ्लो करनी पड़ेगी उस सॉल्यूशन में। सर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइट देखा है आपने, जिसके अंदर एनोड लगा होता है, कैथोड लगा होता है, उसके अंदर सॉल्यूशन डाल दो और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर दो, पास कर दो, करंट फ्लो कर दो। तो क्या होंगे, पॉजिटिव वाले आयंस नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे और नेगेटिव वाले आयंस पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते थे। आइए अब बात करते हैं होगा कैसे। द केमिकल रिएक्शन इन विच डीकंपोजिशन इज अचीव्ड बाय पासिंग, इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट को पास करने से अगर डीकंपोजिशन हो रहा है तो उस रिएक्शन को आप क्या कहते हो, उस रिएक्शन को आप इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हो। यहां पर बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे अगर हम वाटर लेते हैं जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और अगर हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दें, तो बेटा होगा क्या, वाटर किससे मिलकर बनता है, दो गैसेस से, एक होती है हाइड्रोजन और दूसरी होती है ऑक्सीजन। तो ये दोनों गैस क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। बोलो यस और नो, बात समझ में आ रही है बेटा, बहुत सिंपल चीज चल रही है, बस कॉन्सेप्ट को समझते जाओ। यहां पर इलेक्ट्रिक करंट समझने वाली चीज थी। आओ अब तीसरे तरह की रिएक्शन की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। बेटा ये कई बार आप पढ़ चुके होंगे, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। अगर सनलाइट नहीं होगी ना तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। इस तरह की रिएक्शन को आप क्या कहते हो, इस तरह की रिएक्शन को आप फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हो। डेफिनेशन कैसे बोलोगे, ऐसी डीकंपोजिशन रिएक्शन सर जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ध्यान रखना, डीकंपोजिशन को मत भूलना। डीकंपोजिशन तो होना चाहिए मगर किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तभी आप क्या कहोगे, उसको फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन के नाम से जानोगे। एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल है, सबसे पहला फेमस एग्जाम्पल क्या है, AgCl का। यहां पर क्या करो भाई, सनलाइट को प्रोवाइड कर दो प्यार से,
सनलाइट को H म्यू भी लिखा जाता है, ठीक है। क्या होगा, Ag अलग हो जाएगा और Cl2 क्या हो जाएगा, अलग, डिकम्पोजिशन हो रहा है। उसी तरीके से यहां आप AgCl की जगह AgBr का भी यूज कर सकते हो। AgCl को बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, AgBr को बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। यहां पर देखो ये लिख रखा है AgBr डिकम्पोज हो रहा है ट्वाइस ऑफ Ag में और Br2 में। इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, इंपॉर्टेंट बात है सनलाइट, जिसको आप क्या लिख सकते हो, H म्यू लिख सकते हो। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, हर चीज ये वाला पूरा इंपॉर्टेंट है बेटा। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है बेटा, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। सर एंडोथर्मिक क्यों बोला बेटा, पहले पढ़ाया था ना इसके पहले वाले लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में। एंडोथर्मिक का मतलब वो रिएक्शंस जो हीट को, लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करके होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा होगा बेटा, ध्यान से देखते जाओ, एग्जामिनेशन आने वाले हैं, मेहनत करते जाओ, मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये आ गया भाई बहुत बढ़िया चीज, जिसमें बच्चे हमेशा रहते हैं परेशान। क्यों, क्योंकि अगर ये नहीं आई तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में नहीं आएगी, आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन भी समझ में नहीं आएगी। तो सर याद कैसे करेंगे भाई, आप बताने क्या वाले हो बेटा, मैं बताने वाला हूं रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको आप एक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते हो। देखो ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, ये हमने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं पीरियोडिक टेबल के ही, ठीक है बेटा। अब इन एलिमेंट की खास बात यह है कि अगर मैं बोलूं कि एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या, एक्टिविटी सीरीज का मतलब है कि कोई भी जो एलिमेंट है उसकी रिएक्शन की टेंडेंसी कितनी है, वो कितनी तेजी के साथ रिएक्ट कर सकता है, कौन एलिमेंट किस तरीके से वो रिएक्ट कर सकता है, क्या बहुत तेजी के साथ रिएक्ट कर सकता है या उसकी रिएक्टिविटी स्लो होती है या फिर वो रिएक्ट नहीं करता है। ये सब पता लगाने के लिए आपकी जो बुक है उसमें ये सब चीजें लिखी हुई है एक्टिविटी सीरीज में। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें बेटा कि ये टॉप है, टॉप से हम कहां चल रहे हैं, बॉटम की तरफ चल रहे हैं, यानी कि ये सबसे टॉप है और ये सबसे क्या है बेटा, बॉटम है, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें इस तरीके से, ऐसे अगर हम चल रहे हैं कंटिन्यूअसली, इस तरीके से हम चल रहे हैं, तो ये क्या है, ये लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। और ये क्या है, ये हाईएस्ट रिएक्टिव है, ये क्या है बेटा, हाईएस्ट रिएक्टिव है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, तो आप बोलोगे पोटेशियम, ठीक है। और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ चलते हो तो आपकी रिएक्टिविटी जो होती है, वो रिएक्टिविटी आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। खास तौर से इस जगह पे हाइड्रोजन से नीचे वाले जो एलिमेंट मैंने लिखे हैं, समझ में आ रही है बात, इनके नीचे वाले जो एलिमेंट हैं, ये नीचे वाले एलिमेंट जो हैं वो बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मर्क्यूरी हो गया, कॉपर हो गया, ये इतनी तेजी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। सर इसको याद कैसे करें, याद करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है मेरे पास, आप ध्यान से देखिए। यहां पर इसको याद करेंगे, काशी, ध्यान से देखो बेटा, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। कौन है, कौन है, आगे आओ। देखो ये हमने एक ट्रिक बनाई है बेटा, ठीक है, आपको ये याद होनी चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है, आगे आओ। अगर आपको दो बार आप ये चीज बोलोगे, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है,
कौन है आगे आओ। अगर ये आप 2-3 बार बोलोगे उसमें ये आपको याद हो जाएगा, और मेरा विश्वास करिए अगर आपको ये याद हो गए तो ये सारे एलिमेंट भी आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। एलिमेंट याद होने से क्या होगा बेटा, आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी। मतलब आप 100% डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ सकते हो। समझ में आ रही है बात? कैसे, मैं भी आपको क्लियर करता हूं। यह आपको याद होना चाहिए, ठीक है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है आगे आओ। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं बेटा आपको मैं, कि यहां पर ये जो दो एलिमेंट है ना, पोटेशियम और सोडियम, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव। तो बेटा इन एलिमेंट्स को हमेशा केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि जैसे ही आप इनको ओपन करते हो ये एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंटेड जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ इंस्टेंटली क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं और आग लग जाती है। इसलिए पोटेशियम और सोडियम के साथ रिएक्शन करने से पहले सोच और समझ लेना चाहिए, प्रिकॉशंस रखने चाहिए। यह चीज भी कभी कभी एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर लिया। रिएक्टिविटी सीरीज आपको क्या होनी चाहिए बेटा, याद होनी चाहिए। दोबारा बोल रहा हूं, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है आगे आओ। चलो ये एलिमेंट हमने समझा और इसके साथ साथ हमने रिएक्टिविटी सीरीज को भी समझ लिया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज को बहुत अच्छी तरीके से समझाया। अब आप देखिए कि कितने क्वेश्चंस को आप बना पाते हो। देखो दोज, यहां पर क्या लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कोई भी अगर एक एलिमेंट जो हाईली रिएक्टिव है वो क्या करेगा, वो दूसरा एलिमेंट जो कि लेस रिएक्टिव होगा उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसको उसकी पोजीशन से हटा देगा। जिस तरीके से अमीर आदमी गरीब आदमियों को अपने रास्ते से हटा देते हैं, उसी तरीके से हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा और खुद उसकी जगह जाके क्या करेगा, बैठ जाएगा। एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ए और बी ये कंपाउंड लिया और एक एलिमेंट हम ले रहे हैं सी। अब आप बोल रहे हो सर सी इज हाईली रिएक्टिव, सी क्या है, हाईली रिएक्टिव, ऐसा आप मान के चल रहे हो। तो क्या करेगा, सी जो होगा बेटा ए जो कि लेस रिएक्टिव है, इसको इसकी पोजीशन से हटा देगा और खुद इसकी जगह पे जाके बैठ जाएगा। तो देखो सी भी बन जाएगा और ए क्या हो जाएगा, अलग। बोलो समझ में आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, हम एक एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद हमें पता चलेगा। देखो जरा, मैं यहां पर शॉर्ट में एक चीज लिखता हूं, देखो जरा, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। अभी मेरा इससे काम हो जाएगा और इसके आगे लिखेंगे कौन है आगे आओ। ठीक है बेटा, ये टॉप टू बॉटम साइड मैंने इस तरीके से लिखा है। अब देखो रिएक्शन को ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, क्या ये रिएक्शन रन होगी, ये पहला क्वेश्चन है। तो अब चेक करो यहां पर एलिमेंट कौन सा है। एक तो एलिमेंट आपका सर Fe है और एक एलिमेंट आपका यहां पर कॉपर है। कॉपर सल्फेट इज अ कंपाउंड, बट मेटल चेक करो, मेटल कौन सा है। एक्टिविटी सीरीज किसके ऊपर दी जाती है, एक्टिविटी सीरीज मेटल्स के ऊपर दी जाती है, यस और नो। ठीक है, नॉन मेटल्स के ऊपर भी बात आती है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो भाई यहां पर ये दो मेटल हैं। अब आप चेक करो Fe की रिएक्शन अगर मैं कॉपर सल्फेट के साथ करा रहा हूं तो होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो Fe को चेक करो, Fe कहां पर है, Fe बेटा है ये रहा। ठीक है, कॉपर चेक करो कहां पर है, कॉपर ये रहा। तो देखो Fe हाईली रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। तो Fe क्या करेगा, इस कॉपर की जगह चला जाएगा और कॉपर को ये क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो देखो FeSO4 बना है और कॉपर क्या हो गया बेटा, बाहर निकल गया। यानी आयरन ने क्या करा है, आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया है बेटा, डिस्प्लेस कर दिया है। क्यों, क्योंकि आयरन क्या था, हाईली रिएक्टिव था। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब बात करते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और आपको करवाते हैं, जरा पीछे आ जाइए, एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको। देखिए जरा, मान लो इस तरह का क्वेश्चन होता, देखो यहीं पे बता रहे, मान लो इस तरह का क्वेश्चन होता है कि कॉपर की रिएक्शन हमने FeSO4 के साथ कराई। कॉपर की रिएक्शन जब हम FeSO4 के साथ करा रहे हैं तो सर क्या बन रहा है बेटा, बन रहा है, मान लो ये रिएक्शन होगी नहीं होगी, चलो बताओ ये रिएक्शन होगी नहीं होगी। तो बेटा कॉपर नीचे होता है,
चेक करो, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर क्या था, नीचे था, और Fe क्या था, ऊपर था। तो ये गरीब आदमी हो गया, ये क्या हो गया, अमीर आदमी हो गया। गरीब आदमी अमीर आदमी को अपने घर रास्ते से नहीं हटा सकता, यानी कि आप क्या बोलोगे, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है? किसी भी रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं वो हमेशा नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो बस आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और नेक्स्ट छोटी सी स्लाइड जो है वो आपको हमने क्या किसके ऊपर दी है, नॉन मेटल्स के ऊपर दी है। ध्यान से देखो भाई, अगर मान लो किसी केमिकल रिएक्शन में नॉन मेटल्स आ जाते हैं तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, या डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए बड़ी सिंपल सी बात है कि जिस तरीके से मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, बिल्कुल उसी तरीके से लेस रिएक्टिव जो हाईली रिएक्टिव जो नॉन मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को भी क्या करता है बेटा, डिस्प्लेस कर देता है। तो सर नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज तो बताओ बेटा। नॉन मेटल की स्पेसिफिक कोई रिएक्टिविटी सीरीज नहीं होती, बस एक ऑर्डर होता है, वो होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये आपके पास क्या होता है बेटा, एक ऑर्डर होता है। ठीक है, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, फिर किसकी होती है बेटा, क्लोरीन की होती है, फिर किसकी होती है, ब्रोमीन की होती है, और फिर किसकी होती है बेटा, आयोडीन की होती है। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे। अब देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो कंपाउंड के बीच में हो सकता है, दो एटम के बीच में हो सकता है, किसी के बीच में भी हो सकता है। होता क्या है यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट में कि आपको जो दो कंपाउंड दिए जाते हैं उसके ऊपर चार्जेस प्रेजेंटेड रहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, दूसरा वाला कंपाउंड जो होगा उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा। तो कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव के साथ कंबाइन कर दो और नेगेटिव वाले को क्या करो, पहले वाले पॉजिटिव के साथ क्या कर दो, कंबाइन कर दो। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कंपाउंड की वैलेंसीज क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करते हैं, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन जब मैं बेरियम क्लोराइड के साथ कराता हूं तो एक बार चेक कर लो बेटा क्या हो रहा है। सोडियम सल्फेट, सोडियम के ऊपर +1 होता है क्योंकि 2 है तो इसका क्या मतलब हो गया, +2 यहां पर इसका मतलब हो गया। सल्फेट है, सल्फेट के ऊपर 2- होता है बेटा। ठीक है, अब यहां पर देखो बैरियम के ऊपर 2+ होता है, बोलो यस और नो। एक क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, -1, मगर क्लोरीन कितने, 2, तो यहां पर कितना हो गया, 2- हो गया। देखो यहां पर +2 है, यहां पर -2 है, यहां पर -2 है, यहां पर +2 है, तो डेफिनेटली रिएक्शन हो सकती है। अगर नहीं होती तो बेटा ये रिएक्शन, अगर ये ऐसा नहीं है, या तो यहां 1 हो तो यहां 1 होगा, यहां 1 होगा तो यहां 1 होगा, तो रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? मतलब अगर आप शिफ्टिंग करना चाहते हो, जैसे +2 को कंबाइन करना चाहते हो अगले वाले -2 के साथ, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो भाई बनेगा क्या, Na2 था और Cl2 था, तो यहां से क्या बन गया, NaCl आपका तैयार हो गया। इसके अलावा देखो ये +2 जो होगा किसके साथ कंबाइंड होगा, -2 के साथ, तो क्या होगा, Ba था, SO4 था, तो यहां पर क्या बन गया, BaSO4 बन गया। बैरियम सल्फेट इसको बोला जाता है। डन। ये जो रिएक्शंस होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है बेटा जनरली आयनिक कंपाउंड में होती है। बात समझ में आ गया? जनरली आयनिक कंपाउंड में इस तरह की रिएक्शन को यूज किया जाता है। देखते ही समझ में आना चाहिए, यहां पर दो कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, दो नए तरह के कंपाउंड को क्या कर लेंगे, फॉर्म कर लेंगे। तो इस तरह की रिएक्शन को आप क्या कहते हो, डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से आप इसको जानते हो। डन। चलो अब आओ यहां पर देखो, और ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेटा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी दो तरह की होती है। पहली क्या होती है बेटा, पहली होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और दूसरी क्या होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बड़ा सीधी सी बात है, पहले समझा रहा हूं फिर स्लाइड भी दिखा दूंगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड जो होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है
और क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा, इसके साथ वाटर वहां से रिमूव हो जाएगा। एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा सॉल्ट बनाएगा और वाटर क्या हो जाएगा, लिबरेट। मगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट बनता है और वो प्रेसिपिटेट मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है सॉल्यूशन के अंदर। आइए अब इसको डिटेल में समझते हैं, मैं शॉर्ट में तो आपको समझा चुका हूं। ध्यान से देखो, पहला क्या बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच two clear and transparent solutions on mixing result in the formation of an insoluble, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, insoluble product। इस insoluble product को हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये जो insoluble product है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। दोबारा बता रहा हूं कि अगर आप कोई भी दो कंपाउंड की रिएक्शन करते हो और एक इनसॉल्युबल अगर सब्सटेंस आपका तैयार होता है उसको आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हो, और वो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है उसको आप प्रेसिपिटेट कहते हो। ये रिएक्शन मैंने पहले भी आपको बताई थी, अभी दूसरी तरह की रिएक्शन आपको बताते हैं। जैसे सोडियम सल्फाइड है, Na2S को बोलते हैं सोडियम सल्फाइड, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, लेड एसीटेट के साथ करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं बेटा, लेड एसीटेट के साथ करा रहे हैं। तो क्या बन रहा है, हमारे पास PbS बन रहा है, लेड सल्फाइड हमारे पास क्या हो रहा है, तैयार। और इसके साथ साथ हमें क्या मिल रहा है, CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट आपको मिल रहा है। फोकस करो किसके ऊपर, फोकस करो इसके ऊपर। PbS यानी लेड सल्फाइड जो है यही आपका क्या है, प्रेसिपिटेट है। और प्रेसिपिटेट को आप PPT भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, इसको आप PPT के नाम से भी इसको आप जानते हो। आओ अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दूसरी है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, एक एसिड होगा और एसिड हमेशा रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेस के साथ। क्या बना लेगा, एक सॉल्ट को बना लेगा और इसके साथ वाटर क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा और क्या बनाएगा, वाटर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये क्या है हमारे पास, HCl एक एसिड होता है, NaOH एक क्या होता है बेटा, बेस होता है। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना, सॉल्ट बना। ठीक है, और यहां पर क्या बना बेटा, वाटर यहां पर क्या हो गया, फॉर्म। देखो हुआ कैसे, चेक करो, H के ऊपर प्लस होता है, Cl के ऊपर माइनस होता है, -1, इसके ऊपर +1, Na के ऊपर +1 होता है, OH के ऊपर -1 होता है। देखो +1 जो है -1 के साथ कंबाइंड हो गया, तो H OH के साथ कंबाइंड हुआ, क्या बना लिया, H2O बना लिया। और Cl जो है जो कि माइनस का है वो Na प्लस के साथ कंबाइंड हो गया, तो क्या बना लिया, NaCl बना लिया। ठीक है बच्चों, क्लियर है, सारी चीजें समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड हमारी होगी एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जरा देखिए बेटा ध्यान से, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या होता है, वो होता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आपको पता है कि हमने क्या बताया आपको कि एसिड जो है बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट को बना लेता है और वाटर को क्या करता है, फॉर्म करता है। ठीक है, अब यहां पर जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी वो न्यूट्रलाइजेशन का काम करेगी। तो यहां पर एप्लीकेशन में देखो पहला पॉइंट क्या दे रखा है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ध्यान से देखो बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ एंटासाइड। क्या होता है ये बेटा, एंटासाइड की फॉर्म में यहां पर काम में लिया जाता है। कैसे बेटा, हम खाना खाते हैं और खाना खाते हुए हमारे पेट में खाना जब जाता है तो हमारे पेट में एसिड जो होता है वो क्रिएट हो जाता है। उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या किया जाता है, एंटासाइड का यूज किया जाता है। ठीक है, जब खाना ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा एसिड क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी चालू हो जाती है, पेट दर्द होना चालू हो जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एंटासाइड का यूज करते हैं। द सब्सटेंस विच रिमूव एक्सेस एसिड इन आवर स्टमक आर कॉल्ड एंटासाइड। जो एक्सेस एसिड को हमारी बॉडी से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एंटासाइड कहते हैं। एंटासाइड जो होते हैं सिंपल बेस होते हैं, जो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जो एसिड्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें अवेलेबल रहती है, तो इसके अंदर आपको मिलेगा हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, डन। आइए अब बात करते हैं एंटासाइड के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में।
देखिए ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपके सामने लाए हैं और इनको ध्यान से देखिए। पहला एग्जाम्पल होता है MgOH का होल ट्वाइस और CaOH का होल ट्वाइस। इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं डाइजेल। क्या कहते हैं इसको? हम इसको कहते हैं बेटा डाइजेल। डाइजेल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। सेकंड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काफी इंपॉर्टेंट है और इसका फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस होता है। तीसरा जो हमारे पास एंटासाइड है उसका नाम होता है मैलॉक्स। ठीक है। और ये क्या होता है? MgOH के होल ट्वाइस और AlOH के होल थ्राइस का क्या होता है बेटा? मिक्सचर होता है। चौथा जो हमारे पास एंटासाइड है वो है एम्फोजेल। एम्फोजेल जो होता है वो भी न्यूट्रलाइजेशन का काम करता है और इसका फॉर्मूला होता है AlOH का होल थ्राइस। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? जोश के साथ पढ़ो यार, एग्जाम में टॉप करना है, बढ़िया करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलेंगे और अब हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की। सबसे पहले बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझ लें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साइमल्टेनियसली प्रोसेस है जो एक साथ होते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यानी रेडॉक्स रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। साइमल्टेनियसली एक ही इक्वेशन में वो पाया जाता है। ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन का सीधा सीधा मतलब होता है या तो क्या हो जाए? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, या फिर क्या हो जाए? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर क्या हो जाए? लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। अगर तीनों में से कोई भी एक चीज हो जाती है तो हम कहते हैं क्या? कि ऑक्सीडेशन हुआ है। दोबारा बोलता हूं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आइए कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप ध्यान से देखो, यहां पर कैल्शियम है और कैल्शियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुई तो क्या बन गया बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। ध्यान से देखो, यहां कैल्शियम के पास ऑक्सीजन नहीं था मगर प्रोडक्ट साइड आपको क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया। इसलिए आप कह सकते हो क्या? कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है। अभी इंडिविजुअल समझा रहे हैं, दिस इज नॉट द रेडॉक्स रिएक्शन एग्जांपल, ये सिर्फ ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। आगे बात करते हैं, सोडियम है। सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2,8,1। तो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, क्या बना लेता है? सोडियम आयन बना लेता है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है इसलिए आप कह सकते हो कि यहां पर भी क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन हो रहा है। आइए अब बात करते हैं रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा बेटा? जस्ट इसका उल्टा, यानी कि जो आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा है इसका जस्ट उल्टा आपका क्या होगा? रिडक्शन। यानी कि या तो क्या जाए? लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, या फिर क्या हो जाए? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर क्या हो जाए? गेन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर इन तीन चीजों में से कुछ भी होता है तो आप बोलोगे उस केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है। आइए कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे ध्यान से देखो बेटा, इस जगह पे ध्यान से देखना, यहां से और यहां तक ध्यान से देखो, और यहां से यहां तक ध्यान से देखो। दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अगर आप यहां पर देखोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड है आपके पास और यहां पर क्या है? कैल्शियम है। यानी ऑक्सीजन क्या हुआ है बेटा? ऑक्सीजन आपका रिमूव हुआ है। इसलिए इस रिएक्शन में आप क्या बोलोगे कि सर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। किस वजह से हो रहा है? ऑक्सीजन के रिमूवल की वजह से रिडक्शन हो रहा है। और अगर यहां पर बात करोगे, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहां पर है और यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो गया तो यहां पर कहोगे सर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी कि आपको सिर्फ समझाने का क्या एम है बेटा? कि यहां से लेकर यहां तक क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन, और यहां से लेकर क्या हो रहा है? यहां तक ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं इसलिए इस रिएक्शन को आप क्या कहोगे? रेडॉक्स रिएक्शन कहोगे। अच्छा, यहां पर देखो कंप्लीट एक रिडक्शन हो रहा है। ध्यान से देखो, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7 होता है। ठीक है। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर लिया भाई? गेन कर लिया, और अपने ऑक्टेट को इसने क्या कर लिया? पूरा कर लिया। क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा तो यहां पर आप क्या बोला था आपने? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है? रिडक्शन का एग्जाम्पल है। आइए इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहां पर देखो, यहां पर हाइड्रोजन है, यस और नो, और यहां पर क्या है बेटा? क्लोरीन है। हाइड्रोजन चेक करो क्या हो रहा है इस जगह, यहां पर H2 है और यहां पर क्या हो रहा है? ट्वाइस ऑफ HCl आपको मिल रहा है। यानी कि इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है बेटा? आपका रिडक्शन हो रहा है। डन। इतनी बात समझ में आती है।
ऑक्सीडेशन रिडक्शन बड़ा सिंपल तरीका है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साइमल्टेनियसली प्रोसेस हुआ करते हैं। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और अब हम यहां पर समझेंगे कि सर ऐसी रिएक्शंस बताइए जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हों। ठीक है, हालांकि हमने आपको पीछे बताया था, अभी यहां पर भी आपको समझाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, उस रिएक्शन को आप क्या कहते हो? उस रिएक्शन को आप रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हो। आइए कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, ध्यान से देखिए, इस जगह पर क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और इस जगह पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसलिए हम इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और यहां पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बेटा? रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इस जगह पे चेक करो एक बार, इस जगह पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यानी इसको क्या कहेंगे बेटा? रिडक्शन। क्या कहेंगे इसको? रिडक्शन। और यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसलिए यहां पर इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस और नो? जल्दी बताओ। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल होता है एग्जाम्पल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। और देखिए, और बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल आपके लिए लाए हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। देखो बेटा, यहां पर क्या हो रहा है? इस जगह पे देखिए, जिंक की रिएक्शन जब कॉपर सल्फेट के साथ हो रही है तो जिंक सल्फेट बन रहा है और कॉपर आपका अलग हो रहा है। यहां पर एक बार ध्यान से देखो कि यहां से लेकर यहां तक में ऑक्सीजन जो होता है वो ऐड हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है सर। और अगर इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बिना सोचे समझे रेडॉक्स रिएक्शन में ये बोल देना, इसमें क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन हो रहा है। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा उसके अपोजिट रिएक्शन में क्या होगा बेटा? रिडक्शन होगा। अब यहां पर देखिए, इस जगह पे क्या चीज हो रही है? यहां पर एक बार चेक करो, और इस जगह इस बार चेक करो। ठीक है, यहां पर देखो Zn के ऊपर ऑक्सीडेशन क्या है? 0, और यहां पर क्या है? +2। देखो चार्ज बढ़ रहा है, और चार्ज कब बढ़ता है? जब इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाते हैं तब चार्ज क्या होता है? बढ़ता है। यहां पर Zn 0 से +2 पे आ रहा है, यानी इसका क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन होगा। जबकि इस केस में +2 से कहां जा रहा है बेटा? 0 पे जा रहा है। यहां पर क्या होगा बेटा? इस जगह पे रिडक्शन होगा। समझ में आ रही है बात? इस जगह क्या हो जाएगा बेटा? रिडक्शन हो जाएगा। अगले एग्जांपल में देखो, AgNO3 की रिएक्शन हम करा रहे हैं, इसको सिल्वर नाइट्रेट बोला जाता है। इसकी रिएक्शन जिंक के साथ करा रहे हैं। क्या बन रहा है? जिंक नाइट्रेट बन रहा है और Ag। यहां पर चेक करो, Ag जो है उसके साथ O लगा हुआ है, उसके साथ O लगा हुआ है, वहां पर O नहीं है, यानी इसका क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। और यहां पर जिंक के साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहां पर क्या बोलोगे आप? ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक चीज और बताते हैं आपको, जिस एलिमेंट का, जैसे मान लो इसका क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इसको आप कहोगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहोगे उसको आप? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, डन। इसको क्या कहोगे? रिड्यूसिंग एजेंट। और यहां पर देखो, इसका AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का क्या हो रहा है बेटा? सिल्वर नाइट्रेट का रिडक्शन हो रहा है ना, इसको आप क्या कहोगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OA इसको बोला जाता है। एक बार और समझाता हूं, देखो यहां पर इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इसका क्या हो रहा है भाई? रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको कहा जाएगा। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां पर जिंक की बात करो तो जिंक क्या हो रहा है भाई? जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और इसका रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, डन। क्लियर बात? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ो, समझ में आना चाहिए, और एग्जाम में बहुत अच्छा करना है आपको। चलिए आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड है गॉड ब्लेस यू। तो कीप हैप्पी रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।